हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि सभी लोग मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, इससे रिलेटेड ऑलरेडी हमने 2 वीडियो बना रखा है जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलें और उन दोनों वीडियोज़ को सीक्वेंस वाइज देखें। आपको आज का लेक्चर बड़ा ही क्लियरली समझ में आएगा। लेकिन अगर आपने सेकेंड वीडियो को नहीं देखा है, ठीक है, तो आज का लेक्चर समझने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है। ठीक है, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आज का ये टॉपिक आपको क्लियरली समझना है तो इसके लिए कम से कम सेकंड वीडियो तो ज़रूर देख लेना, क्योंकि सेकंड वीडियो में हमने फेजर डायग्राम के बारे में बताया है, फेजर एंगल के बारे में बताया है। उसमें हमने बताया है कि अगर ऐसा सर्किट है जो सिर्फ रेजिस्टेंस कंटेन करता है तो उसमें ईएमएफ एंड अल्टरनेटिंग करंट के बीच में कितना फेज डिफरेंस आएगा, या फिर इंडक्टर के लिए बताया हूँ और फिर कैपेसिटर के लिए भी बताया हूँ। तो तीनों के लिए सिंगल सिंगल हमने बता दिया है। आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन के बारे में। ठीक है, सपोज कर लो कि कोई भी 2 तरह के अप्लायंसेस अगर एक सीरीज कॉम्बिनेशन में रखे हुए हैं, जैसे हम यहाँ पर लिए हैं यल आर सर्किट। ठीक है, यल आर सर्किट का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा सर्किट जिसमें इंडक्टर है और क्या है, रजिस्टर। ठीक है ना, यानी एक ऐसा सर्किट जो इंडक्टर कंटेन कर रहा है। पहला तो इंडक्टर है ऐसे, और दूसरा क्या कंटेन कर रहा है, रजिस्टर। ओके, और इसको जोड़ा गया है एक अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ, एक अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ जोड़ा गया है। यानी कि यहाँ से ईएमएफ E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी इसको सप्लाई दिया जा रहा है। ठीक है, हम जानते हैं कि जो इंडक्टर है, इंडक्टर में इंडक्टेंस होगा और रजिस्टर में क्या होगा, रजिस्टेंस। इसमें रेजिस्टेंस होगा और इसमें क्या होगा, इंडक्टेंस होगा। ठीक है, खैर अभी इसे यहाँ पे आर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और आपने पढ़ा होगा कि जब भी 2 अप्लायंसेस सीरीज कॉम्बिनेशन में रखे होते हैं तो वहाँ अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू कांस्टेंट होती है फॉर बोथ। ठीक है, जैसे हम देख रहे हैं पहला अप्लायंस हमारे ये हो गया, दूसरा अप्लायंस रजिस्टर हो गया। ठीक है, दोनों चूंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में अरेंज हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में अरेंज होने के कारण इसमें फ्लो करने वाला करंट एक समान होगा। ठीक है, लेकिन जो पोटेंशियल है, जो पोटेंशियल का कंजम्पशन है, वो दोनों अप्लायंसेस में एक समान नहीं होगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल का कंजम्पशन होता है वो अलग अलग अप्लायंसेस के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे सपोज कर लो कि यहाँ पे जो हमारा इंडक्टर है इसमें हमने VL ले लिया कि VL इसमें पोटेंशियल कंज्यूम्ड हो रहा है, और यहाँ पर जो पोटेंशियल का कंजम्पशन है वो VR ले लिया क्योंकि ये रजिस्टर के अंदर इतना पोटेंशियल कंज्यूम हो रहा है। लेकिन इससे फ्लो करने वाला जो करंट है वो I ही रहेगा, दोनों में I करंट फ्लो करेगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू कांस्टेंट होती है। ठीक है, अब कहोगे सर यहाँ पे आपने करंट का डायरेक्शन तो दिया नहीं है कि करंट इधर से फ्लो करेगा या फिर इधर से फ्लो करेगा। ठीक है, तो खुद से सोचो बेटा, यहाँ पे हमने एक अल्टरनेटिंग सोर्स लिया हुआ है। अल्टरनेटिंग सोर्स मतलब जो ईएमएफ है वो अल्टरनेटिंग वे में है। यहाँ पे जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है वो कुछ इस नेचर का है, यहाँ पर एक पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ पे हम पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं बता सकते ना कि जो करंट है इसका पार्टिकुलर डायरेक्शन कौन सा है, क्योंकि इसका हर सेकंड में, 1 सेकंड में कह सकते हो 50 बार इसका ऑसिलेशन चेंज हो रहा है, 50 बार इसका डेविएशन चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं बताया गया है। खैर आइए देखते हैं एलआर सर्किट में हम नेट ईएमएफ को फाइंड करेंगे पहली चीज़, और दूसरा हम फाइंड करेंगे इसमें टोटल वैल्यू ऑफ करंट कितना होगा, और डायरेक्शन को भी पता करेंगे, क्योंकि हम फेजर डायग्राम में इलेक्ट्रिक करंट और ईएमएफ को वेक्टर रिप्रेजेंटेशन दिए थे, और हम जानते हैं कि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में मैग्नीट्यूड होगा और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा। तो आइए देर ना करते हुए निकालते हैं यहाँ पर टोटल ईएमएफ को। ठीक है, जरा ध्यान से देखना कि अगर हम इसका फेजर डायग्राम बनाएं, यदि हम इसका फेजर डायग्राम बना दें तो आप जानते हैं कि पहले सिंगल सिंगल बनाते हैं। यहाँ पे पहला फेजर डायग्राम हम बनाते हैं, एक ऐसा सर्किट है जिस सर्किट में सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर है। तो आपने देखा था कि इस कंडीशन में जो ईएमएफ ई नॉट की जो वैल्यू थी, ई नॉट ओमेगा टी एंगल पे था, फेजर एंगल ओमेगा टी था, और आई नॉट भी ओमेगा टी पर ही था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो को देखा है तो ये चीज़ आपको एकदम क्लियर होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर फेजर एंगल ओमेगा टी है और फेज डिफरेंस 0 है दोनों के बीच का। ठीक है, लेकिन इसके बाद में आपने एक इंडक्टर के लिए पढ़ा होगा, इंडक्टर का जो कॉम्बिनेशन था, या सिंपली कह सकते हो जिस सीरीज में इंडक्टर था उस कंडीशन में हमने निकाला था। तो ईएमएफ का वैल्यू ई नॉट है, ये ओमेगा टी फेजर एंगल पर है,
और जो करंट था, करंट की वैल्यू लैगिंग कर रही थी, ठीक है ना। करंट क्या कर रहा था, लैगिंग कर रहा था, ये हमारा आई नॉट था, ठीक है। और कितने से, π/2 से लैगिंग कर रहा था। ओमेगा टी माइनस π/2 यहाँ पर आया था, आई इज टू आई नॉट, यहाँ पे कितना वैल्यू आया था, आई इज टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2, ठीक है ना। यहाँ पे माइनस था इसलिए हमने इसको नेगेटिव डेविएशन में रखा है, अगर ये π/2 प्लस में होता तो इसको पॉजिटिव डेविएशन में रखा जाता। जैसे कि कैपेसिटर में आपने निकाला था वैल्यू फेजर का, तो वो आया था, ये मान लेते हैं हमारा ईएमएफ है ई नॉट, तो इसका जो वैल्यू ऑफ करंट था वो वैल्यू ऑफ करंट लीड कर रहा था कितने से, π/2 से, ये ओमेगा टी हो गया और ये रहा π/2 और ये π/2 से वैल्यू ऑफ करंट लीड कर रहा था। बात समझ गए। तो अगर आपने इन तीनों को अच्छे से समझ लिया है तभी जाके इस वीडियो को देखना, वरना आज का लेक्चर देखना व्यर्थ हो जाएगा आपके लिए। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप सेकंड पार्ट को जरूर देख लें, तभी जाके आज की इस लेक्चर में क्लियरिटी आएगी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर इस सर्किट में एक इंडक्टर है और दूसरा क्या है, रजिस्टर है। हम जानते हैं कि इसमें करंट की वैल्यू कांस्टेंट है, जो कि मान लो आई अमाउंट ऑफ करंट हमारे इस सर्किट में फ्लो कर रहा है, हम ऐसा मान के चलते हैं कि आई अमाउंट ऑफ करंट इसमें फ्लो कर रहा है। तो सॉरी, अगर आई अमाउंट ऑफ करंट कांस्टेंट होगा, इसके लिए भी तो डायरेक्शन भी सेम होगा, ठीक है ना। आई का डायरेक्शन भी सेम रखेंगे हम। तो सिंपली क्या करते हैं, ये मान लेते हैं हमारा रजिस्टर वाला सर्किट है और दूसरा ये जो है कुछ ऐसे, ये इंडक्टर वाला सर्किट है, ठीक है। हम क्या करेंगे, दोनों के करंट को एक डायरेक्शन में लेकर के जाना है। तो दोनों के करंट को ऐसे एक डायरेक्शन, जब ऐसे सीधे जब आप ऐसे घुमाते हैं, ये मान लीजिए ऐसे था, तो ऐसे जब इसको आप सीधे ऐसे घुमाएंगे तो ऐसे कुछ 90 डिग्री पर आएगा, 90 डिग्री पर ही ये घूम रहा है क्योंकि एंगल 90 डिग्री का था। और जो ई नॉट यहाँ पर है, वो ई नॉट कहाँ आ गया, कुछ ऐसे आ गया, यहाँ पर ई नॉट आ गया और ये क्या है, आई नॉट आ गया, ठीक है ना। अगर आप रोटेट करा के देखें तो सिंपली आपको पता चलेगा कि जब आई नॉट की तरफ आई नॉट को हम रखेंगे, मीन्स ये हुआ कि जो वी एल है, सॉरी इधर है, वी एल जो है वो वी आर के 90 डिग्री पर होगा, ठीक है। खुद से सोचो, अगर इसको हम रोटेट करके आई नॉट का डायरेक्शन अगर इधर दिखा देते हैं तो ये जो ई नॉट होगा, या सिंपली कह सकते हैं आप कि इधर जो ईएमएफ होगा उस ईएमएफ में, यानी इंडक्टर के ईएमएफ में और रजिस्टर के ईएमएफ में 90 डिग्री का एंगल होगा, यानी π/2 का डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम दर्शाते हैं, पहला तो वी आर हमने इधर ले लिया, वी आर इधर है, और हम जानते हैं कि जो ईएमएफ होता है इन द केस ऑफ इंडक्टर वो लीड करता है और वैल्यू ऑफ करंट लैगिंग करता है, इसलिए लीड करने के कारण इसे हम अपवर्ड डायरेक्शन में ले रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, वी एल हो गया, ठीक है ना, एल सफिक्स में लिखा गया है। अब खुद से सोचो कि यहाँ दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, एक वेक्टर ऐसे है हॉरिजॉन्टली है और दूसरा वेक्टर जस्ट अपवर्ड डायरेक्शन, यानी कह सकते हो वर्टिकली है, ठीक है। तो दोनों वेक्टर का हमें निकालना पड़ेगा रिजल्टेंट कि टोटल ईएमएफ सप्लाई कितना दिया गया है, ठीक है। और टोटल ईएमएफ सप्लाई देखने के लिए हम इसका निकालते हैं रिजल्टेंट। आपने यदि वेक्टर पढ़ा है अच्छे से तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगा कि रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं। आपने पढ़ा होगा रिजल्टेंट इक्वल टू होता है √a² + b² + 2ab cos थीटा, इस चीज़ को पढ़ा होगा। तो यहाँ पर देखो एंगल कितना 90 डिग्री है टोटल, तो यहाँ थीटा की वैल्यू 90, तो ये पूरा टर्म हो जाएगा 0, ठीक है। तो बचेगा क्या यहाँ पे, a² + b², यानी a के प्लेस पर है vl तो vl का स्क्वायर और b के प्लेस पे vr तो vr का स्क्वायर, ठीक। इस एंगल को, ये जो झुकाव है इसको हम मानते हैं फाई मान लिया, चलो ठीक है, फाई या ओमेगा टी लिख सकते हैं, चलो इसको मान लिया फाई, फेज डिफरेंस हमने मान लिया। अब ध्यान से देखना, हियर ईएमएफ बराबर हो जाएगा √, क्योंकि ये हमारा ईएमएफ है तो इसका रिजल्टेंट हम फाइंड कर रहे हैं, तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम a² + b², यानी a की जगह पे हो गया vl का स्क्वायर प्लस vr का स्क्वायर, इस फार्मूले में हमने वैल्यू को रख दिया है। E हो जाएगा, यहाँ पे एक और स्टेप लिख लेते हैं, एंड VL इज होता है, अच्छा VL देखो क्या है, वह पोटेंशियल जो इंडक्टर में कंज्यूम्ड हो रहा है। हम जानते हैं इंडक्टर के अंदर एक रजिस्टिव कैरेक्टर होता है जिसे हम बोलते हैं
रिएक्टेंस, क्या बोलते हैं इसको, रिएक्टेंस, जिसको हम XL से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस रिएक्टेंस का वैल्यू होता है ओमेगा L। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में बता रखा है इस चीज़ को। तो यहाँ पे कह सकते हो कि हम जानते हैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू होता है R इंटू आई। तो यहाँ पर रजिस्टिव कैरेक्टर कैसा है, XL है। अगर R होता तो हम R लिखते, यहाँ XL है तो XL लिखेंगे, तो मिल जाएगा रूट ओवर नहीं, यहाँ पे ऐसा देखते हैं VL का वैल्यू क्या मिल जाएगा, XL इंटू आई मिल गया। ओके, एंड सिंपली यहाँ पे कह सकते हो VR इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, R इंटू आई। नाउ वी विल पुट दिस टू वैल्यूज इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, और हमें मिल जाएगा E इज इक्वल, यहाँ से लिखोगे यहाँ पे अनपुटिंग द एबव वैल्यूज इन फर्स्ट इक्वेशन, हमें मिलेगा E इज इक्वल टू रूट ओवर XL इंटू आई का होल स्क्वायर प्लस R इंटू आई का होल स्क्वायर। ओके, अब देखना E इज इक्वल टू मिल जाएगा रूट ओवर, दोनों में देखो आई स्क्वायर कॉमन है तो XL का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, और दोनों में से आई स्क्वायर को कॉमन ले लिया। सिंपली सोचो यहाँ पे स्क्वायर है, इधर रूट है, जब रूट कर दोगे आई स्क्वायर का तो वैल्यू कितना बच जाएगा, सिर्फ आई बच जाएगा। चलो रूट से बाहर निकल के यहाँ पे आई लिख देते हैं। ओके, एंड आई इज इक्वल टू वी विल गेट E अपॉन, E क्या है, इंस्टेंटेनियस EMF हो गया, रूट ओवर XL का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। ठीक है, इसे हम बोलते हैं इम्पीडेंस। क्या बोलते हैं इसको, इम्पीडेंस कहते हैं, जिसे Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वेयर Z इज इक्वल टू रूट ओवर XL का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, और इस इम्पीडेंस की वैल्यू हमें मिल जाएगी, यहाँ पे XL की जगह पे XL का वैल्यू रखेंगे ओमेगा L, तो मिलेगा ओमेगा L का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपने देखा कि यहाँ पे हमें वैल्यू ऑफ करंट मिल गया कि कितना अमाउंट ऑफ करंट इस पूरे सीरीज कॉम्बिनेशन में फ्लो करेगा। ठीक है, अब कहोगे सर डायरेक्शन कैसे फाइंड करोगे, तो चलो डायरेक्शन भी निकाल लेते हैं। डायरेक्शन देखिएगा कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के केस में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी देना अनिवार्य होता है। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा tan फाई इज इक्वल टू, देखो ये एंगल फाई है इसलिए लिखा tan फाई इज इक्वल टू, जानते हो तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना बच्चों, VL है, और बेस कितना है, VR, तो यहाँ पे मिल जाएगा VL अपॉन VR। ओके, सो tan फाई इज इक्वल टू, VL के जगह पे VL का वैल्यू रख लेते हैं, VL क्या होगा, XL इंटू आई, तो यहाँ पे लिखोगे XL इंटू आई अपॉन VR की जगह क्या रखोगे, R इंटू आई से आई हो जाएगा कैंसिल, और हमें मिलेगा tan फाई इज इक्वल टू, XL का वैल्यू होता है ओमेगा L बाई R। ठीक है, और यहाँ से आप चाहें तो फाई का वैल्यू पता कर सकते हैं, डायरेक्शन पता कर सकते हैं, तो फाई इज इक्वल टू मिल जाएगा tan इनवर्स ओमेगा L बाई R। ओके, ये मिल गया हमें डायरेक्शन। तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा कि LR सीरीज सर्किट में हम टोटल करंट के वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, और ये डेरिवेशन भी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जनरली हमारे सिलेबस में देखो क्या है, हमारे सिलेबस में LCR सर्किट, और LCR सर्किट आप तभी कर पाएंगे जब आपको ये क्लियर हो कि एक सिंगल कंटेन करने वाले, कह सकते हो सिंगल रजिस्टर कंटेन करने वाले या सिंगल इंडक्टर कंटेन करने वाले सर्किट के बारे में हम जानते हों, या फिर सिंगल कैपेसिटर कंटेन करने वाले सर्किट के बारे में हम जानते हों, फेजर क्या होता है ये हमें पता हो। ठीक है, तभी जाके हम LCR सर्किट के बारे में जान सकते हैं। इसलिए मैं आपको कॉम्बिनेशन भी सिखा दे रहा हूँ कि कैसे कैसे हम लोग कंबाइन करते हैं दो या दो से अधिक टाइप के अप्लायंसेस को। तो अभी आपने देखा यहाँ पर हमने क्या किया, एक इंडक्टर लिया था और दूसरा रजिस्टर, और इसको लेकर के हमने कंबाइन करके दिखा दिया कि टोटल वैल्यू ऑफ करंट कितना होगा और इसका डायरेक्शन क्या होगा। ओके, तो वीडियो को पॉज करो और जल्दी से इसे नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। हमारा अगला टॉपिक होगा CR सर्किट। ठीक है ना, C क्या होगा, कैपेसिटर, और R क्या हो गया, रेजिस्टेंस, तो मिल जाएगा CR सर्किट। आप इसे जल्दी से नोट करें, फिर मैं वीडियो को पॉज करके इसे इरेज करता हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं हम।
आइए अब देखते हैं CR सीरीज सर्किट के बारे में। दोस्तों मैं वीडियो को पॉज क्यों कर देता हूँ मिटाते वक्त, इसके पीछे वजह ये है कि मैं चाहता हूँ कि वीडियो का लेंथ ना ज़्यादा बढ़े, ठीक है, और साथ ही साथ अनयूजुअल चीज़ें ना देखें आप, इस वजह से हम इसे हटा देते हैं, ठीक है। किसी दिन मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम यहाँ पे वीडियो को बनाते हैं। कोई बहुत ज़्यादा फैसिलिटी तो नहीं है, फ़ोन के ही हेल्प से मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, और थोड़ा सा लाइट वगैरह का सुविधा है, बाकी कोई सुविधा नहीं। अपने एक छोटे से रूम में रहता हूँ और उसी रूम में आपके लिए वीडियो भी बनाता हूँ, क्योंकि अभी स्ट्रगल लाइफ में चल रहा हूँ। तो थोड़ा सपोर्ट करें आप, ताकि धीरे धीरे करके हम भी आगे बढ़ें आप लोगों के साथ साथ, और आप लोगों का भी ज्ञान आगे बढ़ता रहे। आइए देखते हैं CR सर्किट क्या होता है। CR सर्किट का मतलब ये होगा कि एक ऐसा सर्किट जिसमें कैपेसिटर होता है और साथ ही साथ रजिस्टर होता है, ठीक है ना। एक कैपेसिटर हो और एक क्या हो, रजिस्टर हो, उस सर्किट को हम बोलते हैं CR सर्किट। यहाँ पर देखिए दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है। यहाँ पर हमने अल्टरनेटिंग सोर्स लिया, यानी इसका वैल्यू है E=E0 sin ओमेगा t, ठीक है। हम जानते हैं ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन भी सीरीज कॉम्बिनेशन में है। मीन्स यह हुआ कि कैपेसिटेंस और रजिस्टर दोनों में कंज्यूम होने वाले पोटेंशियल एक समान होंगे, ठीक है ना। तो दोनों में जो पोटेंशियल नहीं एक समान होंगे, करंट, जो करंट का वैल्यू जिसमें फ्लो करेगा वो एक समान होगा। तो इसमें देखते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे पोटेंशियल VC है और इधर पोटेंशियल हमने मान लिया VR है, जो कि कंजम्पशन हो रहा है। यहाँ पे सिंपली कह सकते हैं हियर VC इक्वल टू, बोलो क्या मिल जाएगा, VC इक्वल टू जानते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। देखो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, ये भी एक तरह का रजिस्टिव कैरेक्टर होता है जो कि कैपेसिटर में पाया जाता है, और इस कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू होती है 1/ωc, ठीक है। ये समझ लो एक तरह से एक प्रकार का रजिस्टेंस का ही काम करता है। तो यहाँ पर लिखा XC × I, एंड हम जानते हैं VR इज इक्वल टू मिल जाएगा R × I अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि अगर हम इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देते हैं और ये हमने मान लिया VR का डायरेक्शन, ठीक है, तो यहाँ पर भी सिमिलरली पहले वाले कंडीशन के अनुसार, जो अभी जस्ट इसके पहले हमने LR सर्किट में आपको बताया है कि इसके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, किसके, VR और VL के बीच का जो एंगल था वो 90 डिग्री पे था, चूंकि ये यहाँ पे पोटेंशियल लीड कर रहा था, ओके। और कैपेसिटर के केस में पोटेंशियल लैगिंग करता है, करंट लीड करता है, इसलिए 90 डिग्री पर ये नीचे की तरफ होगा, यानी दूसरे डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन में होगा। तो ये हमारा 90 डिग्री पर ये डेविएशन है इसका, और कह सकते हैं VR और VC के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हम फाइंड करेंगे टोटल EMF की वैल्यू को, कि टोटल वैल्यू ऑफ EMF कितना होगा। तो इस वैल्यू को निकालते हैं यहाँ पर ऐसे, इसका रिजल्टेंट हम फाइंड करेंगे। हम जानते हैं कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे फाइंड किया जाता है, और जो बच्चे नहीं जानते हैं वो एक बार वेक्टर वाला वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि इस बार रटने से काम नहीं चलने वाला। क्योंकि आपका जो मिड टर्म का एग्जाम है, मिड टर्म के जो पेपर्स आएंगे उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा, ठीक है। इसलिए कोशिश हमारी यही है कि आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपको कहीं पे भी दुविधा ना हो और किसी चीज़ को रटने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। इसलिए अगर आपने वेक्टर नहीं पढ़ा है अच्छे से क्लास 11th में, तो वेक्टर से रिलेटेड भी हमने वीडियो बनाया है, एक बार जाकर उसे ज़रूर देख लेना, ठीक है। आइए देखते हैं यहाँ पर टोटल EMF हम कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पे EMF है और ये एंगल हम मानते हैं फाई, और इसके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री का, यानी कि π/2। ये पूरा एंगल है, देखो ये पूरा एंगल हमने π/2 लिखा है, ये मत समझना बस इतने का लिखा है, ये पूरा एंगल π/2 है, और ये एंगल कितना है, फाई लिख लिया। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर निकालते हैं EMF। सो यहाँ से लिखोगे एज वी नो दैट अकॉर्डिंग टू वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, अगर एंगल 90 डिग्री का होता है तो EMF बराबर मिल जाएगा √A² + B²। यहाँ पे A के प्लेस पर है VC और B के प्लेस पर है VR, यानी VC का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर, ओके। सिंपली क्या करो, VC के जगह पे VC का वैल्यू रख लो और VR के जगह पे VR का वैल्यू रख लो। देखो क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा EMF E = √XC × I का होल स्क्वायर प्लस R × I का होल स्क्वायर, ठीक है। E मिल गया। अब देखो इन दोनों में भी I हमारा कॉमन मिल जाएगा। जब I² को कॉमन निकाल लोगे, ऐसे हम क्या करते हैं I² को यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं,
स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, तो यहाँ पे स्क्वायर और रूट दोनों हटा लिया, चूँकि आई को हमने बाहर निकाल लिया इस स्क्वायर रूट से, तो आई इज इक्वल टू मिल जाएगा EMF अपॉन एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो जैसे हमने पिछले टॉपिक में हमने करंट का वैल्यू निकाला था, इन सिमिलर वे हमने यहाँ पर भी फाइंड कर लिया कि आई का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो टर्म आपको दिखाई दे रहा है, इस पूरे टर्म को बोलते हैं इम्पीडेंस। बच्चों के मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर इसके पहले आपने यहाँ पे एक्सएल लिखा था प्लस आर स्क्वायर और यहाँ पे एक्सएल का स्क्वायर पूरे का स्क्वायर रूट था, तो आपने इसको बोला इम्पीडेंस होगा। तो यहाँ पर भी तो ये आप बोल रहे हैं इम्पीडेंस होगा, तो दोनों में अंतर क्या है? तो बच्चों इम्पीडेंस का मतलब क्या है कि जब भी दो या दो से अधिक तरह के अप्लायंसेस अगर एक साथ कंबाइंड हो इन ए सीरीज कॉम्बिनेशन, तो उसका जो ओवरऑल रेजिस्टेंस का जो वेक्टर सम होगा या कह सकते हो रिजोल्यूशन जो होगा, उसी को हम इम्पीडेंस कहते हैं। तो इसके पहले वाले में भी हमने ओवरऑल रिजोल्यूशन निकाला था रेजिस्टेंस का, और यहाँ पर भी हमने निकाला है, तो ये भी क्या हो जाएगा? इम्पीडेंस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे लिख सकते हो क्या? एंड Z इज इक्वल टू होता है रूट ओवर एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, या यही चीज़ आप लिख सकते हो Z इज इक्वल टू रूट ओवर 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ओके, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अब देखते हैं डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे। तो tan फाई डायरेक्शन को यहाँ पे निकालते हैं, tan फाई इज इक्वल टू, देखो सिमिलर इसके पहले वाले इक्वेशन के ही जैसे है, यहाँ पे होगा VC का स्क्वायर, सॉरी VC अपॉन VR, क्योंकि हम जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया, और यहाँ पे VC के जगह पे VC का वैल्यू रख लो, तो XC इंटू आई, और यहाँ पे मिल जाएगा R इंटू आई से आई हो गया कैंसिल। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं tan फाई बराबर 1 अपॉन ओमेगा सी होल डिवाइडेड बाई R। ठीक है, और यहीं से चाहो तो फाई का भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, तो फाई इज इक्वल टू मिल जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन ओमेगा सी होल डिवाइडेड बाई R। ठीक है, तो यकीनन आपको समझ में आ गया होगा कि इस डेरिवेशन को कैसे करते हैं, या फिर वैल्यू ऑफ करंट को हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो, इसे नोट कर लो, मैं हट जाता हूँ। ठीक है, इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे अपने अगले टॉपिक को। हमारा अगला टॉपिक होगा ELC सर्किट। ठीक है ना, ELC सर्किट को डिस्कस करेंगे। तो तब तक आप वीडियो को पॉज करके जल्दी से इसे नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं हम। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ELC सर्किट। ठीक है, सपोज कर लो ELC सर्किट यहाँ पर दिया हुआ है। ELC सर्किट बोले तो एक यहाँ पे इंडक्टर लगा होगा, ओके, और दूसरा लगा होगा कैपेसिटर, और दोनों ही एक दूसरे के सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे, और यहाँ से हम कोई अल्टरनेटिंग EMF E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी सप्लाई देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे कि जो इंडक्टर होगा, इंडक्टर में कह सकते हैं आप इंडक्टेंस होगा या इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा, और जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर में कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा। ठीक है, दोनों में वैल्यू ऑफ करंट एक समान होंगे, जैसे एज यूजुअल अभी तक मैं बता ही रहा हूँ कि सीरीज कॉम्बिनेशन में वैल्यू ऑफ करंट जो होता है वो एक समान होता है। तो पहले तो हम इसका फेजर एंगल बनाते हैं कि दोनों का फेजर एंगल कितना होगा। याद करो, अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि अगर ये VR होगा ये डायरेक्शन, तो मैंने इसको बताया था VL क्योंकि ये लीड कर रहा था ये EMF, और इसको हमने बताया था VC क्योंकि ये क्या कर रहा था? लैगिंग कर रहा था। ठीक है, और यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, मतलब ये VR लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, और आप जानते हैं कि कभी भी दो वेक्टर एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होंगे तो वहाँ रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हम किसी भी एक वेक्टर में से दूसरे वेक्टर को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखोगे क्या? एज वी नो दैट, या सिंपली लिख सकते हो, हाँ ठीक है चलो लिखते हैं, एज वी नो दैट यहाँ पे EMF बराबर मिल जाएगा VL माइनस VC। ठीक है, सिमिलरली चाहो तो यहाँ पे तुम इम्पीडेंस भी फाइंड कर सकते हो। इम्पीडेंस मतलब इस पूरे का कंबाइंड रेजिस्टेंस का जो रिजोल्यूशन है उसको फाइंड कर सकते हो। तो आइए देखते हैं, E इज इक्वल टू VL के जगह पर इसका वैल्यू रख लो, XC इंटू आई, सॉरी XL इंटू आई, माइनस यहाँ पे मिल जाएगा XC इंटू आई। ओके, दोनों में I कॉमन मिल गया,
तो आई इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं, देखो जब दोनों में आई को कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा एक्स एल माइनस एक्स सी बच जाएगा, और आई को हमने निकालिए बाहर, तो आई इज इक्वल्स टू मिल जाएगा ई, और ये पूरा टर्म इधर भेज दो, अपॉन एक्स एल माइनस एक्स सी। ठीक है, ये हमारा टर्म मिल गया। अच्छा ये क्या है, ये हमारा है इम्पीडेंस। ठीक है, ये क्या है, इम्पीडेंस। तो सिंपली हम लिख सकते हैं यहाँ पे बट इम्पीडेंस इज इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स एल माइनस एक्स सी। जस्ट मिनट, वन मोर थिंग, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर इम्पीडेंस की वैल्यू जीरो हो, एक कंडीशन हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, इफ़ जेड इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अगर इम्पीडेंस की वैल्यू जीरो होगी, इन दैट केस एक्स एल विल बी इक्वल्स टू एक्स सी। बोलो हो जाएगा ना, एक्स सी माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और एक्स एल का वैल्यू कितना होता है ओमेगा एल, और एक्स सी का वैल्यू होता है 1 अपॉन ओमेगा सी। ठीक है, एज यू नो ओमेगा इज इक्वल्स टू होता है 2 पाई बाई टी, यानी टाइम पीरियड हो गया, और 1 अपॉन टाइम पीरियड को हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं, यानी कि 2 पाई एफ लिख सकते हैं। एफ क्या, फ्रीक्वेंसी, 1 अपॉन टाइम पीरियड को फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। तो इस ओमेगा के स्थान पे इसको लिखा जा सकता है 2 पाई स्मॉल एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई स्मॉल एफ इंटू सी। ठीक है, अब सिंपली क्या करो, अच्छा यहाँ पे एल भी है, एल छूट गया है तो यहाँ पे एल लिख लिया। अब सिंपली क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को एक साइड में कर लो, बाकी सभी को दूसरे साइड में कर लो, क्योंकि यहाँ पे हम फाइंड करेंगे रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो मिलेगा एफ सी, सॉरी फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर बराबर 1 अपॉन 2 टू जा 4 पाई स्क्वायर, और एल इंटू सी हो गया, एल इंटू सी लिख लिया हमने। यहाँ पे हमें फाइंड करना सिंपली फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर दिया हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाएगा रूट ओवर पूरे का रूट 1 अपॉन 4 पाई स्क्वायर इंटू एल इंटू सी। ठीक है, अब सिंपली देखो 4 जो है हमारा बाहर निकल जाएगा, और 1 भी बाहर निकल गया तो 4 में से जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 2 मिल गया, पाई का स्क्वायर है तो पाई बच गया, और यहाँ पे बच जाएगा रूट एल सी। ठीक है, और ये जो फ्रीक्वेंसी है, वेयर दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसी सर्किट। ठीक है ना, तो एलसी सर्किट का ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पर जो वाइब्रेशन होगा वायर का वो मैक्सिमम होगा। अगर आपने सोनोमीटर का एक्सपेरिमेंट किया होगा तो आपको ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसे पॉज करें वीडियो को और जल्दी से इसे नोट कर लो, फिर हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जो हमारे सिलेबस का है एलसीआर सर्किट, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो तभी समझ पाते हैं आप जब ये सारे कॉम्बिनेशन आपको पता होता है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से पॉज करके इसे नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एलसीआर सर्किट। ठीक है, देखो इसके नेम से क्लियर है एलसीआर। ठीक है, एल का मतलब हो गया इंडक्टर, सी का मतलब हो गया कैपेसिटर, और आर का मतलब हो गया रजिस्टर। यानी कि जब इंडक्टर मतलब इंडक्टेंस है एल, सी क्या कैपेसिटेंस यानी कैपेसिटर में होगा, और आर क्या रेजिस्टेंस जो कि रजिस्टर में होगा। तो जब इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर तीनों ही एक सीरीज में रखे होंगे तो वह कॉम्बिनेशन कहलाएगा एलसीआर सर्किट। ठीक है, अभी आपने दो दो कॉम्बिनेशन के बारे में सीखा है, वैसे ही अभी यहाँ पर हम 3 कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक कैपेसिटर है, यहाँ पे एक इंडक्टर है, दूसरा कैपेसिटर है, और तीसरा क्या है, रजिस्टर है। ठीक है ना, तीनों को एक साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में रखा गया है। तो सबसे पहले तो हम इसका फेजर डायग्राम बना लेते हैं, क्योंकि तीनों में पोटेंशियल का जो कंजम्पशन होगा डिफरेंट होगा। जैसे इसमें हमने मान लिया पोटेंशियल वीसी पोटेंशियल कंज्यूम हुआ, यहाँ पर हमने माना पोटेंशियल यहाँ पे वी एल है क्योंकि इंडक्टर है, तो वी एल पोटेंशियल हमने इसको सपोज कर लिया। इसको हमने मान लिया कि वी सी पोटेंशियल यहाँ कंज्यूम होगा, और इधर हमने सपोज किया है कि वी आर पोटेंशियल कंज्यूम हो रहा है इन द रजिस्टर। ठीक है, क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है, इस वजह से यहाँ पे वैल्यू ऑफ करंट सभी के लिए एक समान होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में चाहे कितने भी अप्लायंसेस को आप रख दोगे, हर एक अप्लायंसेस में जो फ्लो ऑफ करंट होगा वो एक समान होगा। ठीक है ना, तो फ्लो ऑफ करंट हमें दर्शाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए हम फेजर डायग्राम बनाते हैं इसके पोटेंशियल को लेकर के। अब देखिएगा, ये हमारा डायरेक्शन हमने बना दिया वी आर का। ठीक है, वी आर का डायरेक्शन ये हो गया। एक चीज़ और जानते हो कि जो इंडक्टर होगा, इंडक्टर लीड करता है, इसलिए इसको वी एल हमने अपवर्ड डायरेक्शन बनाया 90 डिग्री पर, और जो हमारा कैपेसिटर होगा,
कैपेसिटर लैगिंग करता है, इसलिए हमने VC को डाउनवर्ड डायरेक्शन में बना दिया है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर 3 वेक्टर दिखाई दे रहे हैं। एक वेक्टर हो गया VL, दूसरा वेक्टर हो गया VC और तीसरा वेक्टर हो गया VR। तीनों ही एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में नहीं है। यहाँ पर आप देखिए VL और VC एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। मतलब अगर इन दोनों को लेकर के तुम रिजल्टेंट फाइंड करोगे, सिर्फ इन दो वेक्टर को लेकर के अगर आप रिजल्टेंट फाइंड करेंगे तो आपको मिल जाएगा VL माइनस VC हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? VL माइनस VC। यहाँ पर इंडक्टर का जो पोटेंशियल कंजम्पशन है अगर मैक्सिमम होगा तो इन दैट केस जो ओरिएंटेशन होगा नेट पोटेंशियल का वो VL के डायरेक्शन में होगा, और यदि कैपेसिटर का जो पोटेंशियल इसको अगर आप मैक्सिमम मानेंगे तो इसका ओरिएंटेशन नीचे की तरफ होगा। ठीक है, चूंकि हमने यहाँ पे लिखा VL इज ग्रेटर देन VC, तो इस कंडीशन में कह सकते हैं आप कि जो रिजल्टेंट पोटेंशियल होगा इन दोनों में वो होगा VL माइनस VC। और ये हो गया VR। तो अब देखो जरा, दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, यानी देख रहे हैं कि VL माइनस VC इधर की तरफ है। इधर की तरफ क्यों लिया? क्योंकि VL का वैल्यू हमने ग्रेटर लिया है। अगर VC का वैल्यू ग्रेटर होता तो इसको नीचे की तरफ लिखना पड़ता है। ठीक है, अब हमें मिल गया 2 वेक्टर। पहला वेक्टर तो मिला VL माइनस VC और दूसरा वेक्टर मिल गया VR। अब इन दोनों को लेकर के तुम रिजल्टेंट फाइंड कर दो कि रिजल्टेंट किधर होगा, और जो भी हमारा रिजल्टेंट का वैल्यू आएगा वही हो जाएगा EMF। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो EMF E इक्वल्स टू हम फाइंड करेंगे यहाँ पे वैल्यू को। तो सबसे पहले तो देखो जब रिजल्टेंट हम निकालते हैं तो सिंपली ये एंगल हो गया हमारा फाई, और कंप्लीट एंगल जो है वो कितना है? 90 है। तो जब 90 डिग्री पर हम रिजल्टेंट फाइंड करते हैं तो इसका वैल्यू होता है √A² प्लस B²। ओके, क्योंकि प्लस 2AB cos थीटा होता है और cos 90 की वैल्यू 0, इसलिए इसके बाद वाला टर्म जो होगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखना ध्यान से, अगर आप रिजल्टेंट फाइंड करते हैं यानी EMF अगर आप फाइंड करते हैं तो मिल जाएगा √VL माइनस VC का होल स्क्वायर। A की जगह पे लिख लेंगे और B की जगह पे लिखेंगे VR का स्क्वायर। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हियर EMF इज इक्वल टू मिल जाएगा √VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR का होल स्क्वायर। ठीक है ना, अब ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे क्या करोगे? VL के जगह पे VL का वैल्यू रख लेना। VL में हम जानते हैं कि इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा, तो इसको XL लिख लिया इंटू I माइनस XC इंटू I का होल स्क्वायर प्लस VR में हम लिख सकते हैं R इंटू I का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो इन सभी में जो वैल्यू ऑफ करंट है एक समान है, इसलिए हम वैल्यू ऑफ करंट को बाहर निकाल लेते हैं। तो E इज इक्वल टू मिल जाएगा √XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, और सभी में से अगर आप I को बाहर निकालोगे ऐसे तो यहाँ पे I² होगा, I² बाहर निकलेगा, और चूंकि यहाँ पे रूट भी है तो स्क्वायर और रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी कि यहाँ पे मिल जाएगा I इंटू आई मिल गया। आप करते आ रहे हैं, अभी डेरिवेशन कई सारे डेरिवेशन हमने बताया इस तरह से। अब यहाँ पर ध्यान दो, हम पहले वैल्यू ऑफ करंट फाइंड करेंगे। तो वैल्यू ऑफ करंट I इज इक्वल टू मिल जाएगा EMF अपॉन √XL माइनस XC प्लस R। ठीक है, ये हमें मिल गया वैल्यू ऑफ करंट। और यहाँ पर ये जो आप कंबाइंड रेजिस्टेंस जो आपको दिखाई दे रहा है, या रिजोल्यूशन ऑफ रेजिस्टेंस जो आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये भी एक रेजिस्टिव कैरेक्टर है, ये भी रेजिस्टिव कैरेक्टर है और ये भी रेजिस्टिव कैरेक्टर है, इसे बोलते हैं इम्पीडेंस। हमने बता ही दिया था आपको कि चाहे 2 तरह के अप्लायंसेस हो, चाहे यन टाइप के अप्लायंसेस हो, उन सभी के कंबाइंड रेजिस्टेंस के वैल्यू को हम इम्पीडेंस कह सकते हैं। मीन्स सिंस Z इज इक्वल टू होता है √XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। यहाँ पे सिंस ना लिख करके एंड लिख देते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो चाहो तो इसके जगह पे Z भी आप लिख सकते हैं। Z क्या है? हमारा इम्पीडेंस है। ओके, अब देखो यहीं से अगर आप चाहें अगर आप यहीं से चाहें तो डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। डायरेक्शन को कैसे फाइंड करेंगे? tan फाई की तरफ देखिए, इसका डायरेक्शन, ये फाई की तरफ इसका डायरेक्शन हो रहा है क्योंकि रिजल्टेंट कुछ इधर आया। तो tan फाई इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना बच्चों? VL माइनस VC अपॉन बेस क्या है? VR, क्योंकि ये पूरा टर्म हमारा VR है। अब सिंपली क्या करो, इन VL के जगह पे VL का वैल्यू रख देना, VC की जगह पे VC का वैल्यू रखोगे, यानी कि XL इंटू आई माइनस XC इंटू आई होल डिवाइडेड बाई R इंटू आई, तो मिलेगा tan फाई इज इक्वल टू XL माइनस XC
इंटू आई अपॉन आर इंटू आई से आई हो जाएगा कैंसिल और tan फाई इज इक्वल टू मिलेगा आपको XL माइनस XC होल डिवाइडेड बाई आर। ओके, या यहीं से फाई का वैल्यू निकाल सकते हो tan इनवर्स XL माइनस XC अपॉन आर। ठीक है, तो यकीनन आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा कि LCR सर्किट क्या होता है। यानी LCR का मतलब हो गया कि एक ऐसा सर्किट जिसमें इंडक्टेंस हो, कैपेसिटेंस हो और साथ ही साथ रेजिस्टेंस हो, इन तीनों को एक सीरीज के फॉर्म में कंबाइन किया गया हो, तो वह सर्किट कहलाता है LCR सर्किट। ओके, और LCR सर्किट में हमने टोटल वैल्यू ऑफ करंट निकाल के बता दिया आपको कि कैसे टोटल वैल्यू ऑफ करंट को फाइंड करेंगे या फिर इम्पीडेंस के वैल्यू को कैसे फाइंड करते हैं और डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट EMF किधर होगा, इस चीज़ को भी हमने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो यकीनन आपको आज का लेक्चर बड़ा ही पसंद आया होगा। आप तीनों टॉपिक को बड़ा ही क्लियरली समझे होंगे, साथ ही साथ LCR सर्किट को भी समझ लिया होगा। ठीक है, तो तब तक के लिए विदा लेना चाहेंगे, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नई एनर्जी के साथ। और दोस्तों, आपका जो सपोर्ट हमें मिल रहा है इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आप सभी का कि आपके कह सकते हैं सपोर्ट से और हमारे निरंतर प्रयास से धीरे धीरे करके हमारा चैनल ग्रो कर रहा है। और आप भी हमारे साथ लगे रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए हमारे चैनल के लिंक को। और अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।